बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट आर कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस जो है वो क्या होती हैं। तो डेफिनेशन देखें, ग्रुप्स कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड एंड कैन बी रोटेट अबाउट दैट बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड गिव राइज टू डिफरेंट स्टीरियो स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रेडिली इंटरकन्वर्टिबल सिंपली बाय द रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। हमने पहले पढ़ा, जब हमने इंट्रो देखा तो उसमें हमने डिस्कस किया कि जो कंफर्मेशन है वो क्या होती है, जो हमारे पास कंफर्मेशन एनालिसिस है वो क्या होती है। तो एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ऐसे ग्रुप जो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड, उनको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं और वो रेडिली इंटरकन्वर्टिबल हो जाते हैं इनटू न्यू स्टीरियो स्ट्रक्चर्स में। तो ऐसे हम स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहते हैं, कंफर्मेशंस। ऐसे स्टीरियो स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, कंफर्मेशंस। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज कंफर्मेशनल आइसोमर्स, या फिर हम इसको कंफर्मेशनल आइसोमर्स को कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं और रोटामर्स भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों नाम जो है ये एक ही है। वो क्या है, कंफर्मेशनल आइसोमर्स। कि अब जब कंफर्मेशंस बनती हैं तो उसके नतीजे में जो स्टीरियो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज कन्फर्मेशंस। अब ऐसे कंपाउंड जो रिप्रेजेंट होंगे इन कन्फर्मेशन से उनको हम क्या कहेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या फिर रोटामर्स, या फिर हम उनको कन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं, और इस फिनोमिना को फिर हम क्या कहेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जब ये फिनोमिना शो होगा तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज कन्फर्मेशनल एनालिसिस, the study of sequence of energy changes occupying by the rotation of groups about single bond। देखिए, जब कंफर्मेशंस बनेगी, जब रोटेशंस होगी और न्यू स्टीरियो स्ट्रक्चर्स, न्यू कंफर्मेशंस बनेगी जिनको हम कंफर्मेशनल आइसोमर्स, रोटामर्स या फिर कन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं। तो जब न्यू हमारे पास कंफर्मेशनल आइसोमर्स बनेंगे तो उनकी एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। किसी जब उनमें रोटेशन होगी अबाउट अ सिंगल बॉन्ड और न्यू कंफर्मेशनल आइसोमर्स बनेंगे तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस डेफिनेशन में वो यही बता रहे हैं, द स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी चेंजेस। जैसे जैसे सीक्वेंस के हिसाब से एनर्जी का चेंज आएगा, जिस सीक्वेंस से एनर्जी चेंज होगी ऑक्युपाइंग किस वजह से, बाय रोटेशन ऑफ ग्रुप्स अबाउट सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में जो ग्रुप्स हैं उनकी रोटेशन की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंफर्मेशनल एनालिसिस। कि जब हम एनर्जी चेंज जो आएगा उसका सीक्वेंस जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंफर्मेशनल एनालिसिस। कि जब हमारे पास कंफर्मेशनल आइसोमर्स बनेंगे और उनमें जो सीक्वेंस में जो एनर्जी चेंज आएगा उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंफर्मेशनल एनालिसिस। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन। अब हम एल्केन की एग्जांपल देखेंगे कि एल्केन में जो है वो कंफर्मेशनल एनालिसिस जो है वो किस तरह से होती है। तो हम बहुत सी एग्जांपल जो है वो इसमें पढ़ेंगे एल्केन में। पहले सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ईथेन को। ईथेन के बाद हम प्रोपेन की देखेंगे, ब्यूटेन की देखेंगे। इस तरह हम साइक्लोएल्केन्स में भी डिस्कस करेंगे किसको, कंफर्मेशनल एनालिसिस को। तो ईथेन में देखते हैं, रोटेशन ऑफ वन मिथाइल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू अदर अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड गिव राइज टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट कंफर्मेशंस हैविंग सर्टेन एनर्जी। ईथेन में क्या होगा, जब हम रोटेशन करवाएंगे CH3 मिथाइल ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू अनदर मिथाइल ग्रुप अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट कंफर्मेशंस आती हैं जिनकी एनर्जी हर कंफर्मेशन की अपनी एनर्जी क्या होगी, सर्टेन होगी। जो हर हमारे पास कंफर्मेशनल आइसोमर बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इसमें ईथेन की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखें, कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली अपोजिट टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अनदर कार्बन एटम। देखिए, अब इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इस CH3 ग्रुप का, इस कार्बन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डायरेक्टली अपोजिट है दूसरे एटम के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्टली अपोजिट हो। तो इसमें देखें, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली अपोजिट हो, तो उस कंफर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। ये कौन सी कंफर्मेशन है, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। इधर आए, अब इसमें देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वन कार्बन एटम इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अनदर कार्बन एटम। इसमें देखिए, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एक कार्बन एटम का, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। इस ऐसी कंफर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। ये क्या थी, एक्लिप्स्ड, और ये कौन सी है, स्टैगर्ड। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है, सॉ हॉट स्ट्रक्चर्स।
अब इसी की हम कौन सी बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन हम किस तरह ड्रा करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन थे, तो ये हमारे पास जो हमारे पास सेंटर में ये जो सर्कल है डॉटेड है, ये क्या शो करता है, फ्रंट कार्बन को। ये हमारे पास किसको शो करता है, फ्रंट कार्बन। और ये जो पूरा सर्कल है, ये सर्कल हमारे पास किसको शो करता है, रेयर कार्बन को। ये हमारे पास किसको शो करता है, फ्रंट कार्बन को। ये जो स्मॉल जो हमारे पास डॉट है, और सर्कल किसको शो करता है, रेयर कार्बन को। अब इसमें देखें, सबसे पहले कौन सी कंफर्मेशन बना लेंगे, एक्लिप्स्ड। एक हाइड्रोजन ऊपर, 2 हाइड्रोजन नीचे, इसका भी एक हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन साइड पे, क्योंकि हमने 6 हाइड्रोजन जो है उसको 2 4 6 हाइड्रोजन जो है वो पूरे करने हैं, क्योंकि इथेन में 6 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये हो गई इसकी एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और जब हम इसको जब रोटेट करवाएंगे और जब इसकी स्टैगर्ड कंफर्मेशन बनेगी, तो इसमें देखें जो कार्बन हाइड्रोजन है, अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इनमें कोई भी जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या थी, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगी, रिपल्शन होगी। इसमें स्ट्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई भी जो है वो स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सी कंफर्मेशन होगी, स्टैगर्ड। और ये कौन सी होगी, एक्लिप्स्ड। और जब हम इस तरह शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हम ज्यादा जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन को ही ड्रा करके अपने जो आइसोमर्स हैं उनको ड्रा करते हैं। तो हमने ईथेन की सॉ स्ट्रक्चर भी देख ली, न्यूमैन प्रोजेक्शन भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी कन्फर्मेशनल एनर्जी डायग्राम। जो हमने पहले देखा कि हम पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस को, तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, हम सीक्वेंस ऑफ एनर्जी चेंजेस। तो अब हम इसकी कन्फर्मेशनल जो है एनर्जी डायग्राम देखेंगे। तो इसमें देखें, जो हमारे पास एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में एनर्जी डिफरेंस आता है, इन दोनों स्ट्रक्चर, इन दोनों जो हमारे पास कन्फर्मेशन है, इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 12.5 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया, 12.5 किलो जूल पर मोल। तो हम 0.0 से 12.5 का एनर्जी डिफरेंस जो है वो लिखेंगे। अब देखें, जो एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड से। और वो किस वजह से, कि इसमें जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी एनर्जी भी हाई है। इसमें कोई टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जिसकी एनर्जी हाई होती है वो इतना स्टेबल नहीं होता। तो एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन जो है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है जितनी स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। स्टैगर्ड कंफर्मेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन से। तो देखें, जब हमारे पास एंगल 0 था, जब हमने कोई रोटेशन नहीं करवाई, तो एनर्जी डिफरेंस कितना था, 12.5 का। अब जब हमने रोटेशन करवाई, अबाउट हमने 60 डिग्री रोटेट करवाया, जब अपने इस कंपाउंड को 60 डिग्री रोटेशन करवाई, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो स्टैगर्ड में। और स्टैगर्ड में देखे जब आया तो उसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो, उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई। फिर जब हमने फर्दर इसको रोटेट करवाया 120 डिग्री एंगल पे, तो वो दोबारा से किसमें गया, एक्लिप्स में, और कितनी एनर्जी हो गई दोबारा से 12.5। फिर जब हमने इसको रोटेट करवाया 180 डिग्री एंगल पे, तो फिर वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन में आया और उसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में आ गया। फिर जब हमने इसको 240 डिग्री पे रोटेट करवाया, तो दोबारा किसमें गया, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में, और उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। इस तरह जब हमने इसको 300 डिग्री पे रोटेट करवाया, तो वो दोबारा से इसकी कौन सी कंफर्मेशन आ गई, एक्लिप्स्ड, और उसकी एनर्जी लो हो गई। फिर जब हम उसको 360 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, तो वो दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में, और उसकी एनर्जी दोबारा से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसको 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक जो है अपने कंपाउंड को रोटेट करवाया। हमने देखा कि जब ये एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में था तो उसकी एनर्जी हाई थी, लेकिन जब वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन में आया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो इस तरह हमने इसकी कंफर्मेशनल एनर्जी डायग्राम देखी फॉर ईथेन। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्रोपेन। पहले हमने किसको डिस्कस किया, ईथेन को। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ईथेन, प्रोपेन। अब हम प्रोपेन में देखते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस को। तो प्रोपेन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3, और टोटल कितने हाइड्रोजन होते हैं, 8। तो प्रोपेन में देखें, लार्जर ग्रुप्स लार्जर देन हाइड्रोजन कॉजेस लार्ज एनर्जी बैरियर। अब देखिए, जो हाइड्रोजन से ज्यादा जो बड़े ग्रुप्स आते हैं, जैसे हमारे पास इसमें अब प्रोपेन में क्या आ गया है, मिथाइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन से ये लार्जर ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। तो जितने ग्रुप्स जो है लार्जर आएंगे, एनर्जी बैरियर भी उतना ही ज्यादा होगा। इन प्रोपेन द बैरियर टू रोटेशन इज ड्यू टू मिथाइल हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड इंटरेक्शन। अब देखिए, प्रोपेन में जो बैरियर आया है वो किस वजह से आया है,
रोटेशन में, क्योंकि देखिए मिथाइल हाइड्रोजन जो है वो इक्लिप्स्ड का इंटरेक्शन इनका हो रहा है, इसमें ये क्या है, इक्लिप्स्ड जो है इसकी कंफर्मेशन है। इन एडिशन टू टॉर्शनल स्ट्रेन, अब टॉर्शनल स्ट्रेन के अलावा भी इसमें एक और बैरियर आया है, वो किस वजह से आया है, वैन डर वाल्स रिपल्सिव फोर्सेस के। इन CH3 हाइड्रोजन में जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन भी है और वैन डर वाल्स रिपल्सिव फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए इसका एनर्जी बैरियर जो होगा, रोटेशन एनर्जी बैरियर, वो इथेन से ज्यादा होगा। इसका इसमें जो एनर्जी बैरियर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा इथेन से। इथेन में कितना था 12.5 और इसमें कितना है 14.2 किलो जूल पर मोल। बैरियर रोटेशन प्रोपेन मॉलिक्यूल इज 14.2 किलो जूल पर मोल, उसमें था 12.5 और इसमें है 14.2। और वो किस वजह से कि इसमें जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन भी है और वैन डर वाल्स रिपल्सिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो गई हैं। तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में वो इथेन से ज्यादा है। तो इसका जो बैरियर रोटेशन है वो कितना है 14.2 किलो जूल पर मोल। तो बिल्कुल देखा, जैसे हमने इथेन की देखी थी न्यूमैन प्रोजेक्शन, बिल्कुल इसी तरह हम प्रोपेन की देखेंगे कि इसमें पहले ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, ये CH3 हाइड्रोजन जो है ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है। जब हम अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे तो ये किस कन्फर्मेशन में आ गई है, स्टैगर्ड। अब इनमें जो है वो कर्षण जो है वो भी कम से कम होगी और जो वैन डर वाल्स रिपल्सिव फोर्सेस है वो भी इसमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी भी कन्फर्मेशनल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, वो बिल्कुल इथेन की तरह ही होगी कि इसमें भी हमारे पास जो है वो 1 2 3 मैक्सिमा आएंगे और 1 2 3 3 हमारे पास क्या आएंगे, मिनिमा। और रोटेशन इसमें भी कितनी होगी 360 डिग्री के। बस डिफरेंस ये होगा कि जब हमने उसमें 0.0 से लेके एनर्जी डिफरेंस हमने 0.0 से लेके तो उसमें बनाया था 12.5 का, इसमें हम 12.5 का नहीं बल्कि कितने का बनाएंगे अपना 14.2 का। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस कितना रखेंगे 14.2। और बिल्कुल इसी तरह ही उसमें भी 3 मैक्सिमा, प्रोपेन में भी 3 मैक्सिमा और 3 मिनिमा बनेंगे। और बिल्कुल एज इट इज सेम इसकी जो कन्फर्मेशनल डायग्राम है वो भी इथेन की तरह होगी, बस आपने एनर्जी डिफरेंस पे कितना रखना है 14.2 का। और उसी तरह ही रोटेशन करवानी है 0 से, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 120 180, बिल्कुल इसी तरह ही रोटेशन करवानी है। तो आज हमने कंफर्मेशनल एनालिसिस में डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन में इथेन और प्रोपेन को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे ब्यूटेन में और साइक्लो एल्केन्स में। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।